हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी मींस बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन का डेरिवेशन हम देखेंगे इस लेक्चर में। और बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन होता है S इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। एंट्रोपी को S से, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एल एन और डब्ल्यू इज द थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो एंट्रोपी है वो किसका फंक्शन है हमारे पास, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का। तो एक डेरिवेशन कैसे प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए एंट्रोपी पहले हम देख लेते हैं क्या होती है। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द सब्सटेंस अंडरगो ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। इक्विलिब्रियम स्टेट में जब हम बात करेंगे किसी भी सिस्टम के लिए तो हमारे पास एंट्रोपी मैक्सिमम होगी और उसकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मीन्स डब्ल्यू भी मैक्सिमम होगा अकॉर्डिंग टू। क्योंकि बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन निकालना है तो हम बोल्ट्जमैन एंट्रोपी के बेस पे बात करेंगे। तो आपके पास एक सिस्टम, दो सिस्टम है ए एंड बी, इंडिपेंडेंट सिस्टम, और फर्स्ट सिस्टम की जो एंट्रोपी है S1 है। पहले हम एंट्रोपी फाइंड कर रहे हैं और सेकंड सिस्टम की एंट्रोपी S2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बोल्ट्जमैन एंट्रोपी के अकॉर्डिंग कि एंट्रोपी जो है दैट मस्ट बी फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। तो S इज इक्वल टू एफ ऑफ डब्ल्यू। तो दो इंडिपेंडेंट सिस्टम की एंट्रोपी S1 और S2 है। तो आप टोटल एंट्रोपी लिख सकते हैं। टोटल एंट्रोपी की क्या होगी, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एंट्रोपी मीन्स S1 प्लस ऑफ S2। एंट्रोपी आपने निकाल ली। अब आपको बात करनी है प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी यहाँ पे, तो फर्स्ट सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज W1 और सेकेंड सिस्टम के लिए प्रोबेबिलिटी W2। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दोनों सिस्टम के लिए तो आप दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट। तो आप ये W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी मीन्स W1 इंटू ऑफ W2। तो ये वैल्यूज़ हमें पुट करनी है इस वाली इक्वेशन में, टोटल एंट्रोपी में। तो हमें एंट्रोपी इस ये पता है तो हम पहले एंट्रोपी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। जो आपने लिखा है S इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू, तो अगर दोनों सिस्टम की लिखें तो आप यहाँ पे लिख सकते हो S इज इक्वल टू एफ ऑफ दोनों इंडिपेंडेंट सिस्टम की थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ W1 W2, और S1 को आप लिख सकते हैं एफ ऑफ W1 के लिए और S2 की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ W2। अब दोनों एंट्रोपी की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में पुट करनी है। तो S इज इक्वल टू S1 प्लस ऑफ S2 और इसकी वैल्यू जो आई है आपके पास f ऑफ W1 W2 इज इक्वल टू f ऑफ W1 प्लस f ऑफ W2। ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में डिफरेंशिएट करना है पार्शियली। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं W1 के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू W1। तो W1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे ये लिख सकते हैं df ऑफ dW1 इंटू W1 इंटू W2। जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसे तो W2 वाली टर्म्स बाहर आ जाएगी और W1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो W1 अंदर रहेगा। इज इक्वल टू df ऑफ W1 डिवाइडेड बाय d ऑफ W1 प्लस df ऑफ W2 डिवाइडेड बाय d ऑफ W2। तो ये वाली टर्म तो आपकी W1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो W1 आएगा, तो ये टर्म तो हो जाएगी 0 क्योंकि फंक्शन W2 है, 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो दिस टर्म इज 0, प्लस ये वाली टर्म यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगी। तो हम इस टर्म को यहाँ पे लिख सकते हैं f डैश ऑफ W1। डिफरेंशिएशन वाली टर्म को आप f डैश के इक्वल भी लिख सकते हैं और यहाँ पे ये टर्म हो जाएगी W2 और इस टर्म को मैंने डिफरेंशिएशन को लिख दिया f ऑफ डैश W1 इंटू W2। तो यहाँ से आपको वैल्यूज़ मिल गई ये वाली f ऑफ डैश W1 इज इक्वल टू W2 ऑफ f ऑफ डैश W1 W2। सेम जब आप W2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू W2, तो आपके पास ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, f ऑफ डैश W2 इज इक्वल टू 2 की जगह 1 और f ऑफ डैश W1 W2। ये इक्वेशन
इस इक्वेशन आने के बाद आपको इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है ताकि मुझे यहाँ से वैल्यू मिल जाए W के। तो यहाँ से हम जब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो लेट दिस इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4 को। तो आप डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन आपको मिलेगी f ऑफ डैश W1 डिवाइडेड बाय f ऑफ डैश W2 इज इक्वल टू W2 ऑफ f ऑफ डैश W12 डिवाइडेड बाय W1 f ऑफ डैश W1 W2। तो इससे ये वाली टर्म कैंसिल, तो आपके पास जो टर्म है f ऑफ डैश W1 और f ऑफ डैश W2 किसके इक्वल आ गया, W2 अपॉन W1 के, ये इक्वेशन आ गई। तो अगर आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू W1 f ऑफ डैश W1 इज इक्वल टू W2 f ऑफ डैश W2 के इक्वल। अब हमें प्रूफ करना है S इज इक्वल टू के एल एंड W। तो इस जो आपके पास ये दोनों टर्म एक दूसरे के इक्वल आई हैं तो हम इसे यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि दिस टर्म इज ऑल्सो इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, और जो कॉन्स्टेंट टर्म है दैट इज इक्वल टू ऑफ के। तो यहाँ से आप f ऑफ डैश W1 की वैल्यूज निकालो, क्योंकि हमें निकालना है FW, प्रूफ करना है K ऑफ L एंड W, और हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था S इज इक्वल टू ऑफ FW, और FW की वैल्यू हमें चाहिए। FW की वैल्यूज के लिए पहले हमें F डैश W1 निकालना पड़ेगा, तो पहले F डैश W1 निकालते हैं। पहले W1 F ऑफ डैश W1 किसके इक्वल है, कांस्टेंट टर्म के। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा F डैश W1 इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय W1 के इक्वल। सेम अगर मैं इस टर्म को भी इक्वल इसके पुट कर दूं सेकेंड वाली टर्म को कांस्टेंट के, तो यहाँ से आप f डैश W2 की टर्म्स निकाल सकते हैं K बाय W2। सेम f डैश F3 आप निकाल सकते हैं एंड सो ऑन टर्म। तो इस इक्वेशन में FW निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन में इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ डैश W1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K बाय W1। तो इंटीग्रेट जब आप करोगे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, क्योंकि f डैश जो है वो df अपॉन dW1 के है। तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो आपके पास टर्म जो है f ऑफ W1 इज इक्वल टू 1 अपॉन W1 का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, W1 के रिस्पेक्ट में। या फिर इस इक्वेशन को आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर df W1 इज इक्वल टू K बाय W1। जो W1 यहाँ पे था जब आपने इंटीग्रेट किया था इन दोनों टर्म्स को, तो W1 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो f ऑफ W1 इज इक्वल टू K बाय W1 बन जाएगा। आपके पास K को आपने बाहर ले लिया और 1 बाय W1 मतलब 1 बाय x इज log x। तो इसको मैं लिख देती हूँ ln W1 प्लस अनदर कांस्टेंट टर्म। सेम एज इट इज FW2 की आप वैल्यूज निकालोगे तो वो भी आपके पास इसी के इक्वल आएंगी, K ऑफ ln W2 प्लस ऑफ अनदर कांस्टेंट टर्म C2। अब आपको C1 की वैल्यूज निकाली है, तो C1 C2 की वैल्यूज आप कैसे निकालोगे, तो अगर मैं इसको जनरल टर्म में पुट कर दूं, क्योंकि W1 इज इक्वल टू ऑफ W2, तो यहाँ पे इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ f ऑफ W के इक्वल। तो FW कितना आ जाएगा, K ऑफ ln W प्लस ऑफ C। जनरल ये वाली इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में जब आप C की वैल्यूज निकालोगे, क्योंकि जो C है वो क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है ऑफ इंटीग्रेशन के लिए, तो यहाँ पे एट एब्सोल्यूट 0 पे थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम वैल्यूज होती है यहाँ पर 1, और एंट्रोपी अगर मैक्सिमम हो जाएगी इक्विलिब्रियम में तो S इज इक्वल टू 0। तो ये वाली दोनों वैल्यूज कहाँ पे पुट करनी है आपको,
इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि ये वाली इक्वेशन हमारे पास किसकी इक्वल है, क्योंकि इस टर्म को हम लिख सकते हैं S इज इक्वल टू एफ एफ ऑफ डब्ल्यू, और S इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू की वैल्यू आई है हमारे पास एल एन डब्ल्यू प्लस ऑफ सी। तो आप इस कंडीशन को यहाँ पे पुट करेंगे, ये कंडीशन एब्सोल्यूट जीरो के लिए, तो S की वैल्यू 0 और W की वैल्यू 1 फॉर मैक्सिमम। तो S की वैल्यू 0 और W की वैल्यू 1, तो K ऑफ एल एन 1 प्लस ऑफ सी, एल एन 1 की वैल्यू 0 और एल एन 1 की वैल्यू अगर 0 होगी तो C की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 0 के इक्वल, और C 0 वाली कंडीशन आप इसमें पुट कर दो इस इक्वेशन नंबर 5 में। तो आप यहाँ पे एक कंडीशन मिलेगी S इज इक्वल टू K ऑफ एल एन डब्ल्यू के। दिस इज एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो ये रिलेशन आपने फाइंड किया एंट्रोपी और W के मिड में। आपको K की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, और K की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए आपने कंटेनर को लेट किया है, ठीक है। तो अब K कैसे निकालेंगे, हमारे पास यहाँ पे W भी है, W मीन्स थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। तो हम लेट कर लेते हैं कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमारे पास दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट वॉल्यूम V1 और सेकेंड पार्ट का वॉल्यूम V2। फर्स्ट पार्ट का प्रेशर P1 और सेकेंड के लिए प्रेशर P2। तो जब आप टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम यहाँ से निकल कर आएगा V1 प्लस ऑफ V2। लेकिन आपको तो ये टर्म चाहिए W की फॉर्म में। इसका मतलब आप जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे थर्मोडायनेमिकल, वो फर्स्ट कंटेनर के लिए और टोटल कंटेनर के लिए, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो आप यहाँ पे इस टर्म को लिख सकते हो कि जो चेंज इन एंट्रोपी होगी मीन्स डेल S इज इक्वल टू S2 माइनस ऑफ S1, और S की वैल्यू है आपके पास K एल एन डब्ल्यू। ये S2 आपने लिखा है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी W2 के लिए माइनस ऑफ K एल एन W1 के लिए। अब आपको W2 और W1 निकालना है। अब जो W2 है वो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी हमारे पास फाइनल वॉल्यूम के लिए हमें फाइंड करनी है, और जो W1 है वो हमारे पास है फर्स्ट कंटेनर के लिए जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो अब देखिए, जब आप W1 यहाँ से फाइंड करेंगे तो W1 की वैल्यूज़ क्या आएगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वन मॉलिक्यूल इन फर्स्ट कंटेनर। तो जो फर्स्ट कंटेनर जिसका वॉल्यूम V1 है, तो आपके कैसे लिख सकते हो, V1 वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सेम आपको थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी W2 मतलब टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। तो टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना है, V1 प्लस ऑफ V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस ऑफ V2, क्योंकि हम फाइनल वॉल्यूम के लिए टर्म्स निकाल रहे हैं, ये टर्म। अब जो आइडियल गैस प्रेजेंट थी, अब इन आइडियल गैस में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जो आपने थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी लिखी है, जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो इसकी पावर n मीन्स एवोगैड्रोस नंबर, और W2 की पावर भी n। तो W2 की वैल्यू यहाँ से तो आपके पास आ गई 1 की पावर n, और W1 आपके पास एज इट इज़। अब ये वाली टर्म्स W1 W2 आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। जब आप इसे इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। डेल S इज इक्वल टू K एल एन W2 की वैल्यू 1 की पावर n माइनस लॉग ऑफ W1 की वैल्यूज़ क्या है, V1 अपॉन में V1 प्लस V2 की पावर n। अब देखिए यहाँ पे दोनों टर्म हमारे पास क्या है, सेम है। तो मैं K कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो K कॉमन लेके मेरे पास ये वाली टर्म आ गई यहाँ पे, और इस टर्म को मैं लिख सकती हूँ log A माइनस ऑफ log B, इस टर्म को log A बाई B। तो K log A बाई B मीन्स 1 की पावर n डिवाइडेड बाय V1 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 की पावर n। तो मीन्स पूरे की पावर आपने क्या ले ली, यहाँ पे n ले ली। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ से निकालना है डेल S। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, अगर log की पावर n है तो इस टर्म को आप ये लिख सकते हो, पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, n K एल एन, इसकी ये टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगी V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय V1। तो आपके पास चेंज इन एंट्रोपी की जो टर्म आई है n K नेचुरल लॉग V1 प्लस ऑफ V2 डिवाइडेड बाय V1। दिस टर्म हमें फाइंड करना था K की वैल्यूज़,
और हमारे पास एंट्रोपी ये आई है। लेकिन जो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा एंट्रोपी मीन्स चेंज इन एंट्रोपी। तो जब आइडियल गैस प्रेजेंट है तो अगर गैस को हम चेंज करते हैं एक स्टेट से अनदर स्टेट में, कौन सी स्टेट, एक तो कौन सा कंटेनर जिसके अंदर वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है, और दूसरी स्टेट जो है हमारे पास टोटल वॉल्यूम के लिए। तो टोटल वॉल्यूम के लिए आपके पास ये वाली टर्म्स आ गई यहाँ पर, क्योंकि V1 + V2 डिवाइड बाई V1 चेंज इन एंट्रोपी। लेकिन अगर इस एंट्रोपी को हमें चेंज करना है तो एंट्रोपी की वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। डेल S की वैल्यूज़ आपके पास होगी CV log ऑफ T2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस ऑफ R log E V1 + V2 डिवाइडेड बाय V1। R एंड K की वैल्यूज़ को आप यहाँ पे R लिख सकते हैं। ये टर्म कैसे आई, S आपको निकालना पड़ेगा, ये वाली टर्म्स आपको फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे निकाली है, S का जो ds होती है एंट्रोपी इज इक्वल टू dQ/T चेंज इन एंट्रोपी। लेकिन अगर आपको पता है यहाँ पे वैल्यूज़ dQ की, तो वो dQ की जो वैल्यूज़ होती है तो आप इस टर्म को लिख सकते हैं CVdT। तो ds इज इक्वल टू dQ की वैल्यू क्या हो गई CVdT डिवाइडेड बाय T। अगर आपको फाइंड करना है S तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, तो S इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ CVdT अपॉन में T। इस टर्म को हम लिख सकते हैं CV ln T। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया था, इनिशियल वॉल्यूम टू इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर। तो T की वैल्यू जब आप पुट करोगे T2 टू T1, तो इस वैल्यूज़ को S इज इक्वल टू CV ln T2 माइनस ऑफ T1 log A माइनस B CV ln T2 बाय T1। ये आ गया आपके पास एंट्रोपी जब आप चेंज कर रहे हैं एक स्टेट से अनदर स्टेट में। तो दोनों टर्म्स को आपको ऐड करना है, ये वाली टर्म्स टेम्परेचर की टर्म्स में और वॉल्यूम की टर्म्स में। लेकिन ये जो प्रेजेंट थे मॉलिक्यूल्स, हमने क्या लिया था यहाँ पे आइसोथर्मल चेंज के लिए। अगर हम बोल दें कि आइसोथर्मल चेंज हो रहा है इसमें, तो आइसोथर्मल में हमारे पास टेम्परेचर दोनों के लिए सेम रहेगा, और टेम्परेचर सेम रहेगा तो T1 अपॉन में T1 तो 1 हो गया, log 1 की वैल्यू 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डेल S इज इक्वल टू 0 प्लस ऑफ R log E V1 + V2 डिवाइडेड बाय V1, ये वाली टर्म्स। अब आपके पास एक तो इक्वेशन ये वाली आ गई यहाँ पर, और एक आपने निकाली थी ये टर्म्स, इक्वेशन नंबर 1। और ये जब एंट्रोपी चेंज हुई और इसमें जब आइसोथर्मल चेंज के लिए वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास ये टर्म आई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कर दो कंपेयर, हमारे पास आ जाएगी K की वैल्यूज़। जब आप कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 NK ln V1 + V2 डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू R log E V1 + V2 डिवाइडेड बाय V1। इस टर्म से ln है, नेचुरल ln की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम ln ही लिखेंगे। अगर log ही ले रहे हैं तो हम log E वैल्यूज़ ही यहाँ पर लेंगे। तो log E को आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेचुरल log, ln मैंने रिप्रेजेंट किया है तो ln से ही लिखूंगी। तो ln आपके पास ये टर्म है, तो ln से ये वाली ln कैंसिल, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म NK इज इक्वल टू R। तो आप K की वैल्यूज़ निकाल सकते हो R/N, और जो K था वो हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है हमेशा 1.38 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन।